बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। PTI की दो बड़ी इत्तेहादी जमातों ने वफाक में इत्तेहाद से मुताल्लिक बड़े बयानात दे दिए और हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ और कारकर्दगी से अवाम गैर मुतमईन, पल्स का नया सर्वे जारी। ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज अब जान चुके हैं और इस वक्त मुल्क में सियासी पारा हाई है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हुकूमत की मुश्किलात में लग ही रहा है कि इजाफा होगा, क्योंकि हुकूमत की मुश्किलात पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ अब लग रहा है कि जिस तरह से एहतजाज और तहरीक चल रही हैं उसके बाद से इजाफा हो सकता है। और न सिर्फ एहतजाज और तहरीक बल्कि बलूचिस्तान में जो तब्दीली है उसके बाद दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है कि इत्तेहादी भी अब हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ नाराज़ नज़र आए हैं। उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सामने आता रहा है, लेकिन अब MKM और काफ लीग ये बात करती नज़र आ रही है कि हमारी तरफ से हमसे ना बैठ कर बात की जाती है। हम हमेशा चाहते हैं कि हुकूमत को अच्छे मशवरे दें, उनको बताया जाए कि किस तरह से चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, लेकिन हमारे साथ हुकूमत बैठती नहीं है, मुशावरत नहीं करती। और दूसरी तरफ ये भी कहना है कि हम अपनी अपनी वजारतों के जवाबदेह हैं, ना कि हम हुकूमत की ओवरऑल कारकर्दगी के जवाबदेह हैं। कल को अगर हम हल्के में जाएंगे तो आवाम हमसे पूछेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं पूछेगी। तो हो सकता है कि हमें कुछ ना कुछ फैसला करना पड़े। ये काफ लीग और MKM के नैरेटिव हैं जो टॉक शोज़ में बात की जा रही है, खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया। तो इस पर ज़रा हम बात करेंगे, क्या इत्तेहादियों की तरफ से भी टफ टाइम मिल सकता है हुकूमत को? दूसरी तरफ ऑपोजिशन जो तहरीक और एहतजाज कर रही है उसकी तरफ से तो हुकूमत को टफ टाइम मिल ही रहा है, लेकिन क्या मुल्क में मुस्तकबिल करीब में या बईद में सियासी पारा बढ़ने की वजह से एक आम आदमी की मुश्किलात में जो पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं मजीद इजाफा हो सकता है? इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ IMF में जाने के बाद पाकिस्तान को मजीद पॉलिसीज़ अपनी सख्त करना पड़ेंगी। दूसरी तरफ अमरीका को अड्डे ना देने का पाकिस्तान की तरफ से जो नैरेटिव दिया गया था उसके बाद अमरीका की तरफ से एयर स्पेस देने की बात की जा रही है। तो क्या अमरीका का ये कोई टैक्टिक हो सकता है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या कोई बदलाव आने वाला है? अमरीका चाह रहा है कि अगर एयर स्पेस दी जाए तो IMF की शराइत जो है वो सख्त नहीं होंगी। इस हवाले से भी हम ज़रा बात करेंगे। ऑल्दो इसकी तरफ से जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से तरदीद की गई है कि ऐसा कोई सूरत हाल नहीं है। इस पर एक तो बात करेंगे और आखिर में इसी सेगमेंट के हम ज़रा बात करेंगे कि आम आदमी की मुश्किलात में जो इजाफा हो रहा है क्या हुकूमत इस पर काबू कर पाएगी, और साथ ही साथ तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमत को क्या अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है? एक साल का लगभग वक्त रह गया है, आखिरी साल वैसे ही इलेक्शन का साल है, तो क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, हुकूमत को क्या सख्त फैसले करना चाहिए? इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल चल रही है इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब ने। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पराचा साहब, बाकी सारी चीज़ों पर मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ज़रा आपकी राय जानना चाहूँगा। इस वक्त तो मजमूई तौर पर सूरत हाल चल रही है, महंगाई की सूरत हाल है, साथ ही साथ सियासी तौर पर जो पारा बढ़ रहा है, मुस्तकबिल करीब में आप इस वक्त हुकूमत की क्या सूरत हाल और क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं मुल्क में? यकीनन ये कोई हौसला अफजा इनकरेजिंग सिचुएशन नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि इंतहाई सीरियस सिचुएशन है, सॉरोफुल सिचुएशन है। क्योंकि अगर किसी जगह पर पुलिस का और आवाम का टकराव हो रहा है और वहाँ पर लोग दोनों जानिब जान भाग हो रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, तो ये किसी मुल्क के लिए पॉजिटिव फिगर नहीं होती। फिर पूरे मुल्क में अगर एहतजाज हो रहा है, पूरे मुल्क में रैलियाँ हो रही हैं, तो वो भी कोई पाकिस्तान का या किसी भी इस तरह के मुल्क का कोई इमेज पॉजिटिव नहीं जाता। तो ये एक जो कलेक्टिव पिक्चर, ज़ाहिर है आपने पहले भी डिस्कस किया होगा, जो कलेक्टिव पिक्चर है पाकिस्तान की, दैट्स अ डिस्टर्बिंग वन, नॉट इनकरेजिंग वन। और इस डिस्टर्बिंग पिक्चर में, डिस्टर्बिंग विजुअल्स में जब हम तवक्को करें कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकार भी आएँ, वो रिस्क में अपना पैसा यहाँ पर लगाएं ताकि हमारे लिए रोज़गार पैदा हो, ताकि यहाँ इंडस्ट्री पैदा हो, इंडस्ट्री लगे और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें, या फिर हम तवक्को करें कि जी टूरिस्ट यहाँ पर आएँ, फॉरेन टूरिज़म यहाँ पर प्रमोट हो। और जिस तरह वज़ीर आज़म, खैर आजकल तो नहीं कह रहे, मेरे ख्याल है उनको पता चल गया है कि ये बाकी सारी चीज़ों की तरह ये भी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, वरना वो कहते थे कि $40 बिलियन का हमारा टूरिज़म चल सकता है। तो जो अजम्पशंस थी 3 साल पहले, वो अजम्पशन एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी जो है वो अब ख़त्म होती जा रही हैं, और जो रियल पिक्चर सामने आ रही है
दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग वन। सो प्राचा साहब, बाकी हम इंटरनेशनली भी देख रहे हैं तो जो सर्वे किए जा रहे हैं, नेशनली जो एजेंसीज हैं वो सर्वे कर रही हैं, वो भी उसमें भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो हुकूमती जमात से काफी गैर मुतमईन नजर आती है। जो हुकूमती दावे और फैसले किए जाते थे जिन पर अवाम मुतमईन होती थी, अब गैर मुतमईन है। आप क्या देख रहे हैं कि हुकूमत की मुश्किलात में कितना इजाफा होने, क्योंकि महंगाई और परफॉर्मेंस तो एक तरफ है, दूसरी तरफ जो हुकूमत के अपने इत्तेहादी थे वो भी पहले भी गैर मुतमईन थे, अब भी वो ये बात करते नजर आ रहे हैं कि मुस्तकबिल में फिर खतरात हो सकते हैं। तो हुकूमती मुश्किलात में कितना इजाफा हो सकता है, कहां स्टैंड कर सकती है पीटीआई जमात? देखिए, मुस्तकबिल को छोड़े, आज की बात कर रहे हैं। आज कौन सा आसानी है हुकूमत के लिए, या आज कौन सा आवाम के लिए इस हुकूमत ने डिलीवर कर दिया है, या आज कौन सा पाकिस्तान की तवक्कुआत के मुताबिक ये हुकूमत आई है। इत्तेहादी तो सियासी बात कर रहे हैं, अगर वो वाकई इतना फील कर रहे हैं तो वो उनको छोड़ देना चाहिए। वो क्यों बैठे हैं फिर इत्तेहाद में? हर एक की मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है जिसके तहत वो हुकूमत में बैठे हैं, वो काबीना में बैठे हैं। जब हम कहते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट है, तो उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में फहमीदा मिर्जा भी उतनी जिम्मेदार हैं, जुबैदा जलाल भी उतनी जिम्मेदार हैं, मोहम्मद सिलाई भी उतने जिम्मेदार हैं, उसके बाद फरोग नसीम भी उतने जिम्मेदार हैं, और अमीनुल हक भी उतने जिम्मेदार हैं। ये सारे इत्तेहादी हैं जो कैबिनेट में बैठते हैं। कैबिनेट में जो फैसला होता है, दैट्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। अब वो फेस सेविंग के लिए कह देते हैं कि जी देखें, अपनी नाकामियों का मलबा हम पे नहीं डालें। जब आप समझते हैं कि वो नाकाम हो चुके हैं, जब आप समझते हैं कि आपका वोटर आपसे नाराज हो चुका है, जब आप समझते हैं कि उनकी वजह से आप पर इल्जाम आ रहे हैं, तो फिर आप ये सारा पर्क्स एंड प्रिविलेज क्यों एंजॉय कर रहे हैं? अगर आप जेन्युइनली समझते हैं कि ये आपके इत्तेहादी ही मुल्क के लिए अच्छे हैं, तो फिर आप इस तरह से बयानात ना दें, सियासत ना करें लोगों के साथ। अगर दाल, चावल, चीनी, आटा, चाय, ये घी सब कुछ महंगा है, और वो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कोई और। लेकिन प्राचा साहब, जो एमकेएम और काफ लीग है वो ये बात करते हैं कि जी हम तो सिर्फ अपनी अपनी वजारत के जिम्मेदार हैं, हम पूरी हुकूमत के जिम्मेदार नहीं हैं। और वो ये कहते हैं हम अच्छे मशवरे देने के लिए बैठे हैं, लेकिन हुकूमत हमारे मशवरे सुनती भी नहीं है और मानते भी नहीं है। तो फिर आप क्यों बैठे हैं काबीना में? जब आपको सुना नहीं जाता, आपकी बात नहीं मानी जाती, तो फिर आप किस वजह से? ये फिर बता दें कौम को, फिर एक्सप्लेन कर दें ना कौम को, देखें जी हमारी ये नंबर 1 मजबूरी है, हमारी नंबर 2 मजबूरी है, हमारी नंबर 3 मजबूरी है, हम इस वजह से काबीना में बैठे। ऐसे नहीं होता कि कड़वा कड़वा दूसरों के लिए, थू थू दूसरों के लिए, और मीठा मीठा हप हप जो है वो नहीं चलता। आप या तो हैं या नहीं है, या आप साथ हैं या आप साथ नहीं हैं। ये क्या बात है? कैबिनेट से उठ के आप बाहर आए और फिर अपने वर्कर्स से खिताब करें और कहें कि नहीं जी हम तो इस सारी चीज को कबूल नहीं करते। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सुनी नहीं जाती। बस जब आपकी सुनी नहीं जाती, आप किस लिए बैठे हैं फिर? देखिए ना, मैं पहले जो गुजारिश कर रहा हूं कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है सबकी, कि हाँ हुकूमत में भी बैठें, अपने काम भी करें, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हवाले से भी आप अपनी दरखास्तें लेके आए, लेकिन जब आप बाहर निकलें तो एक पीपल इन जनरल पब्लिक के लिए आप कह दें कि देखें, चूंकि फैसले वो करते हैं, हम नहीं करते, हम अपनी वजारत के जिम्मेदार हैं। मसलन आप भी वसाइल की वजारत है काफ लीग के पास, क्या मुल्क में पानी का झगड़ा नहीं होता? पानी का बुहरान नहीं है क्या मुल्क में? क्या आपके सामने ये सारी बातें होती रही हैं? ये उस वजारत के बारे में नहीं है। इसलिए इंटर प्रोविंशियल हार्मनी की मिनिस्टर हैं फहमीदा मिर्जा साहिबा, तो कौन सा सिंध और वफाक का, मुझे ये बताएं। इवन वर्स्ट सिचुएशन कोरोना की थी, सिंध और वफाक आपस में लड़ रहे थे, तो इंटर प्रोविंशियल वजीर की अगर कारकर्दगी पूछनी है तो कहीं थी वो? मुझे बताइए। पाकिस्तान ओलंपिक हार के आ गया, एक भी मेडल नहीं मिला पाकिस्तान को, तो ये तो उनकी वजारत का काम है। वो आरिफ हुसैन पे चढ़ गई और अपनी जिम्मेदारी उनको नजर नहीं आती। वो इंडिपेंडेंट है। बलोचिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, बलोचिस्तान में जो सूरत हाल, उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कॉमेंट करेंगे? क्या वहां पर कुछ तब्दीली आने को है फिर? देखिए, अच्छी बात है कि कोई खुदा न खास्ता वो लाहौर वाला सीन नहीं है उधर,
उधर एक जमहूरी तरीका अपनाया गया है और ये आइन और कानून के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक ये तरीका है कि तहरीक-ए-एतमाद आ गई है। अब परसों उस पे वोटिंग है। अब इट्स टू रिस्की टू प्री जज नाउ, जब स्पेशली लेकिन पराजा साहब, अगर हम इसको माजी से थोड़ा सा रिलेट करें तो आपको याद है नून लीग का जब टाइम था तो बलूचिस्तान में जब तब्दीली आई थी तो उसके बाद नून लीग सेनेट में भी हार गई थी और दीगर भी नुकसानात हुए थे। तो क्या इसका वफाक पर कुछ असरात हो सकते हैं? फिर वो जो उस वक्त बलूचिस्तान में तब्दीली आई थी, जो आप कह रहे हैं सेनेट में हार गई थी, वो सेनेट में हराने के लिए तब्दीली लाई गई थी। मैं आपको ये भी तो फिर अब किस लिए अब भी फिर तब्दीली लाई जा रही है? तब्दीली आएगी तो हम कहेंगे ना कि तब्दीली आ गई है। अभी तो देखें, इक्वल वो 34 थे और जाम कमाल साहब ठीक कह रहे हैं कि सेनेट में भी तो ऐसा हुआ था। 65 खड़े हुए थे, 50 ने वोट दिया था जब सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आई थी। हो सकता है अब मुख्तलिफ हों उससे हालात, हो सकता है ये जो 4-5 गैब हुए थे कोई अंडरस्टैंडिंग करके पीछे आ गए हों, हो सकता है ना अंडरस्टैंडिंग की हो। 34 का फिगर अदरवाइज तो लोगों ने, जिन्होंने उस दिन खड़े होके 33 का फिगर था तो 65 के हाउस में 33 तो बजाते खुद हो गया ना अदम एतमाद। लेकिन जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनके मुताबिक वोटिंग होनी है। वोटिंग में सीक्रेट वोटिंग का यही है ना कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की पीपल्स पार्टी या उस वक्त पीडीएम इकट्ठी थी, उनके पास एमएनएस की सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन कौमी असेंबली में जब वोटिंग हुई हफीज शेख साहब हार गए, यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। तो ये जब वोटिंग होगी परसों, उस वक्त हम देखेंगे कि कौन बैठा रहा है, कौन खड़ा रहा है। बज़ाहिर जाम कमाल साहब के लिए मुश्किलात हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। ठीक, पराजा साहब, दूसरी तरफ हुकूमत महंगाई पर बज़ाहिर काबू करने की कोशिश कर रही है। नजर आता है कि जी कोशिश कर रही है, बयानात भी दिए जाते हैं, लेकिन उन पर उस तरह से इंप्लीमेंट हो नहीं पाता। आईएमएफ में हम एक बार फिर से गए हुए हैं, आईएमएफ की कहा यह जा रहा है कि शराइत बड़ी सख्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ एयर स्पेस की जो बात हो रही है उसकी तरफ से जो वजारत है उन्होंने कह भी दिया है कि जी तरदीद की है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आईएमएफ दबाव डाल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका एयर स्पेस देने की बात कर रहा है। तो क्या ये तमाम मामला जुड़े हुए हैं, आपको लगता है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप फेटफ को भूल गए, वो भी जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें जब किसी मुल्क को क्वर्श करना होता है, फॉरेन पॉलिसी के एक टर्म में क्वर्जन, ये क्वर्जन का हिस्सा होती है। लेकिन जो अभी इंफॉर्मेशन आई दिन में आज, उसके मुताबिक तो आईएमएफ की तमाम शराइत भी मान ली गई। पहले इतना अजाब है लोगों के लिए, तो जब आईएमएफ की तमाम शराइत मानी गई हैं, जिसमें बिजली, गैस, सारा कुछ होगा, सब्सिडीज का विड्रॉल होगा, एग्जाम्पशंस को खात्मा होगा, तो फिर इमेजिन करें, यानी अभी जो कुछ हो रहा है चीनी के हवाले से, आटा चाल दालों के हवाले से, चावल के हवाले से, इससे तो मजीद होगा जब और शराइत सख्त होंगी। बिजली और फिर बढ़ानी पड़ेगी, फिर गैस है ही नहीं, लेकिन उसके लिए फिर स्क्वीज जब होगा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, तो उसमें अल्टीमेटली जो वो है ना कि बर्क तो गिरती है बेचारे मुसलमानों पर, अल्टीमेटली जो इसकी हीट है वो तो पाकिस्तान का, अब तो गरीब अवाम की तो बात नहीं रह गई। अब तो जो अच्छी हालत में कभी हुआ करते थे, ये कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, उनके भी बुरे दिन ले आए ये लोग। तो ये एक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक जो एक वॉच डॉग वाला रोल था, ये सब का फेलियर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत-हाल पर बात कर रहे थे, और पाकिस्तान में मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में जो भी सियासी मंजरनामा होगा, लेकिन फिल वक्त अगर सियासी मंजरनामे की बात की जाए तो पारा हाई नज़र आ रहा है। मुल्क में मुआशी तौर पर भी हम मुस्तहकम नहीं हैं, सियासी तौर पर भी हम मुस्तहकम नहीं हैं। मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने के लिए IMF का रुख किया था, लेकिन IMF में जानते हुए हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि जब भी हम IMF में जाएंगे तो मुआशी तौर पर हम मुस्तहकम नहीं हो सकेंगे, क्योंकि IMF की इतनी सख्त शराइत होती हैं, इतनी सख्त पॉलिसीज़ होती हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में उन पॉलिसीज़ को अगर अमल दरामद किया जाए, उन शराइत को माना जाए, तो एक आम आदमी जो गरीब आदमी है वो पिस कर रह जाता है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है, उसके बाद सिर्फ एक गरीब आदमी नहीं बल्कि जो अपर मिडिल क्लास है वो भी महंगाई के निर्गे में आ चुके हैं, उनकी भी परेशानी में इजाफा हो चुका है। और दूसरी तरफ हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ बेहतर करने की अभी भी ज़रूरत है। 2 साल का वक्त रह गया है लगभग, लेकिन उसमें से भी आखिरी साल इलेक्शन का साल होता है और 1 ही साल बाकी है। 1 साल के दौरान अगर हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज़ बेहतर कर ली जाती हैं, महंगाई पर काबू पा लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक
आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनली और नेशनली जितनी भी एजेंसीज, इदारा शुमारियात की जो भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, जो भी सर्वे रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि पिछले महीने की निस्बत इस महीने जो है वो जो लोग मुतमईन नजर आते थे अब उनकी रेशो में इजाफा हो गया, वो गैर मुतमईन है। इस पर हम एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो सर्वे हमारे सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक अवाम की क्या राय है, अवामी सतह पर जो है वो कितने गैर मुतमईन लोग नजर आ रहे हैं, कितने लोगों की बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, कितने लोगों की इनकम जो है जिसमें वो घर चलाते थे अब उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। वजीर आजम इमरान खान की मौशी पॉलिसीज़ पर भरोसा ना करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, क्योंकि हमारे सामने जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक, जो सर्वे किए जा रहे हैं उनके मुताबिक अवाम में जो गैर मुतमईन की एक लहर थी वो बढ़ती जा रही है, अवाम गैर मुतमईन नजर आ रही है। अगर जुलाई 2021 की बात की जाए तो जुलाई 2021 में 38% अफराद ने मुआशी बहरान से निकलने के लिए वजीर आजम पर एतबार ना करने का कहा है, और अब 57% कहने लगे कि मईशत की बहाली का वजीर आजम का दावा काबिल एतबार नहीं, भरोसा करने वालों की तादाद भी कम होने लगी है। दूसरी तरफ अगर जुलाई 2021 के सर्वे में वजीर आजम के बयान की बात की जाए तो वजीर आजम इमरान खान के बयान पर 17% ने भरोसा किया था, जबकि अब वजीर आजम पर भरोसा करने वालों की तादाद घटकर सिर्फ 7% रह गई है। इससे जाहिर होता है कि अवाम के अंदर जो खान साहब पर एतबार का एक रेशो थी वो कम होती जा रही है, अवाम एतमाद का इजहार नहीं कर रही है। जुलाई में मुआशी सम दुरुस्त ना समझने वालों की शरह 56% थी, जबकि मौजूदा सर्वे में इसमें 19% का इजाफा हो गया है। अब लोग जो है इस पर एतबार नहीं कर रहे हैं। इन सर्वेज में थोड़ा सा आपके साथ अगर डिटेल शेयर की जाए तो इन सर्वेज में अवाम से कुछ सवालात पूछे गए थे। उन सवालात में सबसे पहला सवाल यह था कि पिछले 3 महीनों के दौरान क्या महंगाई में इजाफा हुआ है, और इसमें जिन लोगों ने हाँ में जवाब दिया था उनमें जुलाई में लोगों की तादाद 92% थी, जबकि अक्टूबर में यह तादाद बढ़कर 98% हो गई है। यानी कि 98% लोग समझते हैं कि पिछले 3 महीने के दौरान महंगाई में मजीद इजाफा हुआ है, जबकि सिर्फ 2% लोग हैं जो समझते हैं कि महंगाई में इजाफा नहीं हुआ है। और मेरा ख्याल है कि 2% लोग वही होंगे जिनको हम एलीट क्लास कहते हैं, जिनको बड़ा तबका कंसीडर किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर सूबों की बात की जाए तो सूबों में कौन कौन से सूबे थे जहां पर लोग अपने एक्सपेंसेस कवर कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में 85%, पंजाब में 67% है, सिंध में 64% है, जबकि बलूचिस्तान में सिर्फ 43% है। और लोगों से सवाल पूछे गए कि क्या आप अपने अखराजात पूरे कर पा रहे हैं, आपकी जो मौजूदा आमदनी है, तो उसके अंदर जितने, अगर जुलाई में जो लोग 59% लोग थे जो कहते थे कि जी हाँ हम कर पा रहे हैं, लेकिन 68% लोग हैं जिन्होंने कहा कि जी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी जरा सूरत हाल हमारे सामने है कि अवाम में ये जो एतमाद है ये खत्म होता जा रहा है। अब हुकूमत पर एतमाद का इज़हार अवाम नहीं कर रही है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से जितने भी बयानात और दावे किए गए थे उन पर भी अदम एतमाद का इज़हार किया गया है। और हम देख रहे हैं कि अब हुकूमत IMF में एक बार फिर से जा रही है और सख्त पॉलिसीज़ होंगे, ज़रूरी जो है वो टैक्सेस आयद करने की बात की जा रही है। तो क्या मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा होगा? महंगाई की शरह में अगर इजाफा होता है तो उसके बाद क्या सूरत हाल किस तरफ जाएगी? और ख़ासतौर पर इन सर्वेज़ के हवाले से डिटेल में बात करेंगे कि इन सर्वेज़ में अवाम की तरफ से क्या रुझानात देखे गए। हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है वो तो हमारे सामने है, लेकिन इसके पस पर्दा हक़ाइक़ क्या रहे, अवाम की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या सूरत हाल रही। और इसी सर्वे पल्स सर्वे एक एजेंसी है, उसी के जो एग्जीक्यूटिव हैं काशिफ हफीज़ साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पर। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काशिफ साहब कुछ सीधा चीज़ें तो मैंने अपने इब्तदाइये में नाज़रीन के सामने रखी कि जो सवालात पूछे गए, कितने % लोग मुतमईन थे, कितने % लोग मुतमईन नहीं थे, लेकिन आपसे ज़रा मैं हकीकी तौर पर हक़ाइक़ जानना चाहूँगा कि जब सर्वेस किए जाते हैं तो अवाम की तरफ से जो चीज़ें रिपोर्ट में तो हमारे सामने आ जाती हैं, लेकिन पसे पर्दा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रिपोर्ट्स में नहीं आती। इन पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिएगा। आपने ज़रा मुश्किल सवाल पूछा है कि पसे पर्दा क्या चीज़ें होती हैं। पसे पर्दा तो बुनियादी तौर पे अवामिल होते हैं, जो भी इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी कंडीशंस होती हैं इंटरनेशनल नेशनल, इन दोनों चीज़ों का जो इम्पेक्ट है वो गवर्नमेंट के ऊपर, लोगों की राय के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आता है। ये हम सर्वे जो है वो गवर्नमेंट के तकरीबन 100 दिन कंप्लीट होने के बाद से कर रहे हैं, यानी तकरीबन कोई हमारी 10वीं या 11वीं वेव है। नवंबर 2018 में हमने सबसे पहली वेव की थी और हर 3 महीने के बाद एक काम करते हैं। इसमें से सिर्फ एक वेव हमारी कोविड के ज़माने में ड्रॉप हुई, अदरवाइज़ हम उसको मुस्तकिल ट्रैक कर रहे हैं। तो जो चीज़ समझने की है वो ये है कि गवर्नमेंट का अच्छा या बुरा जो भी इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट जो है वो सर्वेज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। गुज़िश्ता जो हमारी जुलाई की वेव थी
उसके अंदर सूरत हाल ये थी कि गवर्नमेंट का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव हमारे सामने आया था कि हम माशी तौर पे बेहतर हो गए हैं, माशी तौर पे बाहर निकल गए हैं, मुश्किल से निकल गए हैं। इस तरह की तमाम वज़रा भी ये बात कह रहे थे, गवर्नमेंट भी ये बात कह रही थी। हमारे GDP के नंबर्स थे जो कि नीचे ख़राब जा रहे थे, वो अचानक नंबर्स भी अच्छे हो गए थे। तो उसका रिफ्लेक्शन हमें जो है वो हमारे सर्वेज़ के अंदर भी नज़र आया, गवर्नमेंट के नैरेटिव का, और लोगों को कोई फीलिंग भी थी। लेकिन इस वक्त जो महंगाई की जो भी वेव आई है उसका रिफ्लेक्शन इस वक्त हमारे सर्वेज़ के अंदर आ रहा है। मिसाल के तौर पे हमारा एक सवाल इसके अंदर मौजूद है कि इस वक्त माशी तौर पे मुल्क किस सिमत में आगे बढ़ रहा है। ये एक सवाल होता है जो कि बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक मालूम किया जाता है। तो इस वक्त हमारे पास है 4 में से 3 आदमी हैं, ये समझ लें कि 75% लोग इस बात को कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो माशी तौर पे नेगेटिव साइड के ऊपर जा रहा है। तो ये जबकि ये पिछली दफ़ा जो है फॉर एग्जांपल से 56% था, इस दफ़ा 75% है, यानी कि ये जो ग्रोथ है 56 से 75 की जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से जब हम ये सवाल, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आपने खुद भी बताया अपने इंट्रो के अंदर कि वो लोग जो कि ये बात कहा करते थे कि इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के ऊपर कि मुल्क माशी हालात से निकल चुका है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करने वाले लोग कुछ 17% थे और कोई 45% कुछ यकीन करने वाले, और अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लें तो तकरीबन कोई 62% लोग ऐसे होते थे जो कहते थे कि हाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब सही कह रहे हैं, मुल्क मुश्किल से निकल गया है। लेकिन इस दफ़ा यही रेशो तकरीबन -23 पे जाके ओवरऑल सिर्फ 39% लोग उनकी बातें बिलीव कर रहे हैं और 57% लोग उनकी बातें बिलीव नहीं कर रहे हैं। काशिफ साहब, एक चीज वाज़ेह कीजिएगा, ये जो सर्वेस किए जाते हैं, अभी मैं ब्रेक से पहले जो सेगमेंट में बात कर रहा था तो उसमें हम यही बात कर रहे थे कि अभी जो मुआशी तौर पर संभाला नहीं मिल रहा, महंगाई में इजाफा हो रहा है। पहले सिर्फ गरीब आदमी की बात की जाती थी, लेकिन अब जो अपर मिडिल क्लास है वो भी ये बात करे जी हमारा भी गुजारा मुमकिन नहीं है, महंगाई इस कदर बढ़ गई है। ज़रा ये बताएगा कि ये जो हमारे सर्वेस किए जाते हैं, आप लोग जो सर्वे करते हैं, इस सर्वे में कौन सी क्लास को टारगेट किया जाता है? जो बहुत ही लोअर क्लास है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं, या किन लोगों के दरमियान सर्वे होता है, किन सोसाइटीज में जाके सर्वे होता है, तरीक़ाकार क्या होता है? देखिए, सर्वे तो अक्रॉस द बोर्ड होता है और बुनियादी तौर पे ये हर सोशल इकनॉमिक क्लास में सर्वे किया जाता है। इसकी जो बुनियादी साइंस आप इस तरह समझ लें कि सबसे पहले से जोग्राफिया के तौर पे लिया जाता है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। लेकिन जब हम सर्वे करते हैं तो पाकिस्तान को कुछ 16 कल्चरल बेल्ट्स में तकसीम करते हैं। अच्छा, जैसे सिंध को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, कराची को अलग ले लेते हैं, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद से लेके मीरपुर ख़ास, और सीधे हाथ पे चले जाएं तो थर, और उल्टे हाथ पे चले जाएं तो ठट्टा, और रेस्ट ऑफ द सिंध इज़ द सिंध। पंजाब को हम 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, जिसमें सेंट्रल, साउथ, नॉर्थ। इस तरह हम KP में चले जाते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें जो है वो कोई 5 हमें हिस्सों में तकसीम करते हैं। फाटा बेल्ट को हम बिल्कुल अलग लेते हैं और हज़ारा बेल्ट को हम अलग लेते हैं, और जो नीचे की जो पख्तून बेल्ट है इसके अंदर जो है इसको भी हम साउथ में, यानी कि अगर आप चले जाएं मर्दान और मलाकंड वगैरह चतराल तो ये साउथ में जाता है, सेंट्रल है पेशावर। बिल्कुल, वो गॉट योर पॉइंट। आप मजमूई तौर पर पूरा बात करें, क्रॉस द बोर्ड सबका वो सर्वे किया जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये फरमाइएगा, मेरे पास टाइम भी कम है तो मैं चाह रहा हूँ हम ज़्यादा कंसाइज गुफ्तगू कर सकें। अब ये फरमाइएगा, हम देखते हैं कि जितनी भी टेक्निकल चीज़ें डिस्कस की जाती हैं हुकूमत की तरफ से, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की जाती है, एक्सपोर्ट बिल्स, इंपोर्ट बिल्स की बात की जाती है, जितने भी स्टेटमेंट सामने आते हैं, लेकिन अब जब आम आदमी को देखते हैं उसको कंसर्न नहीं है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। शायद उसे तो ये भी पता नहीं होगा कि इंपोर्ट बिल्स क्या होते हैं और एक्सपोर्ट बिल्स किस तरह से बढ़ते हैं, हमारी ट्रेड पॉलिसी क्या चल रही है। तो क्या लोगों को इस चीज की समझ है जो हुकूमत तमाम तर वजूहात बयान करती है या अच्छी चीजें बयान करती है, आवाम को ये समझ भी आती है, या सिर्फ आवाम महंगाई की बुनियाद पर ही अपनी राय दे देते हैं? देखें काशिफ, आप इस तरह समझ लें कि लोगों को तो ये भी नहीं पता कि 10 लाख में कितने सिफर आते हैं और 1 अरब में कितने सिफर आते हैं। लोगों को तो ये पता है कि टमाटर क्या किलो मिल रहे हैं, लोगों को ये पता है कि आलू क्या हिसाब मिल रहे हैं, लोगों को ये पता है कि उनको पेट्रोल क्या हिसाब मिल रहा है। लोग उस चीज़ से है जो उनका रोज़ाना के हिसाब से जिनका ताल्लुक है। तो ये करंट डेफिसिट अकाउंट, मेरा तो शोबा फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केटिंग या सोशल रिसर्च करता हूँ तो करंट डेफिसिट अकाउंट मुझे क्या पता, या इस तरह की बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो इस तरह के काम फ़र्द को पता भी नहीं होती, ना उनके अशारियों का पता होता है। जो डेली यूजेज में उनका जो इंटरेक्शन है उसका इम्पैक्ट उनको मालूम होता है बस। ठीक है। अच्छा काशिफ साहब, अब ज़रा ये बताएगा, आप सर्वेज भी कर रहे हैं, आपकी नज़र भी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर भी कहीं ना कहीं नज़र होती है, हुकूमत की जितने भी फैसले होते हैं आप उसको भी एनालाइज कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन पर हुकूमत टैकल कर पाएगी? क्योंकि 2018 से जो भी सर्वेज चल रहे हैं उसमें हमने देखा है कि परसेंटेज बढ़ ही रही है, जो लोग गैर मुतमईन थे उनकी रेशो में इजाफा हो रहा है और जो मुतमईन थे उनकी तादाद कम होती जा रही है। देखें, ये तो एक समझ लें कि अहलियत का सवाल है जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ तबकों में है। गवर्नमेंट जिसकी भी होती है वो एक पावरफुल चीज़ होती है, उसके पीछे ब्यूरोक्रेसी खड़ी होती है, उसके पीछे दिमाग होते हैं, उसके पीछे हुकूमतें होती हैं, उसके पीछे इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है। अगर कोई भी गवर्नमेंट चाहे कि दे वांट टू टर्न द टेबल, दे कैन टर्न द टेबल।
अब ये इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर होती हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर होती हैं, चीज़ों के ऊपर होती हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द विल। ज़रूरत है गवर्नमेंट को फैसले कर रही है, कुछ चीज़ें कर रही है, अब उसकी बुनियाद पे उसे कितने दूरस्थ नताइज निकल के आते हैं वो सामने गवर्नमेंट नज़र आएगी। बहरहाल हम तो सिर्फ एनालाइज़ कर सकते हैं सिचुएशन को, वो हम काम करते हैं। जो डिसीजन मेकर्स हैं वो गवर्नमेंट है, उससे हम उसको ज़रा एनालाइज इस तरह से नहीं करते। ठीक। अच्छा काशिफ साहब ये फरमाएगा, जब ये सर्वे किया जा रहा होता है तो यकीनी तौर पर आवाम की तरफ से फिर कहीं ना कहीं पिछली हुकूमतों के हवाले से भी कुछ ना कुछ राय सामने आती है, जी अगर अब महंगाई बढ़ रही है तो पिछली हुकूमत बहुत बेहतर थी, या अगर ये पार्टी होगी तो फिर बेहतरी आ सकती है। क्या इस हवाले से भी कुछ राय सामने आती है लोगों की? आपको क्या लगता है टेंडेंसीज किस तरफ हैं, रुझानात किस तरफ हैं? पीटीआई से कम होकर किसी और जमात की तरफ जा रहे हैं फिर? नहीं, देखिए जो हमारी जो एनालिसिस कह रही है वो ये कह रही है कि देखिए इस तरह एक तो ये समझना चाहिए कि पीटीआई का वोटर जो है वो कम्युलेटिवली नया वोटर था, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो। एक तो यूथ भी है और इस तरह हमारी बहुत बड़ी तादाद है जो वोट नहीं डालती थी, उसने जाके पीटीआई को वोट डाला है। और इसमें एक और चीज़ भी थी कि इसके अंदर जो है वो सैलरीड क्लास ने आगे निकल के ज़्यादा इनको वोट डाला, इनको सपोर्ट किया, इनको बिजनेस कम्युनिटी ने ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि सब वो किसी खास नैरेटिव की बुनियाद पे किया है। उस नैरेटिव ने हमारे यहाँ क्या किया है कि नफरत की दीवारें खड़ी की हैं, हमने एक दूसरे के ऊपर भक्तियाँ कस दी हैं। हम किसी को पटवारी कहते हैं तो किसी को यूथिया कहते हैं, तो किसी को जियाला, तो किसी को कुछ और कहते हैं। इस टर्म्स के साथ जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक टर्म से किसी दूसरी टर्म के अंदर बहुत आसानी के साथ बंदा ट्रांसफ़र हो जाए। ये तो हो सकता है कि पीटीआई का वोटर पीटीआई से मायूस हुआ हो, उसे नाउमीद हुआ हो। एक होता है मायूस, एक होता है नाउमीद। नाउमीद एक आखिरी कैटेगरी है, मायूसी जो है वो मिड कैटेगरी है। तो हम ये ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि जो पीटीआई का वोटर है उसका जो इनडिफरेंट के अंदर चले गए हैं। मैंने हम किसी और पार्टी को वोट नहीं देंगे, वोट नहीं डालने जाएंगे, लेकिन वो किसी दूसरी पार्टी को बेनिफिट मिल रहा है कि उनका जो लॉस है वो पीटीआई पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन की जानिब जा रहा है। तो ये ट्रेंड हम नहीं देख रहे हैं। ये अलग बात है कि पीएमएलएन का वोटर या पीटीआई पीपल्स पार्टी का वोटर इंटैक्ट है, लेकिन पीटीआई के वोटर का लॉस किसी दूसरे को मिल रहा है, अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा हमें। ओके, थैंक यू वेरी मच। काशिफ हफीज साहब हमारे साथ मौजूद थे और पल सर्वे के हवाले से बात कर रहे थे, मजमूई तौर पर आवाम की जो राय है उस हवाले से बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसकी तादाद में कमी होती नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर था वो यूथ थी, यंग जनरेशन थी, और उन्हीं से जो है वो इंप्रेस होकर बहुत सारे फैमिली के लोग, जिस तरह से हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि वोट कास्ट करने जाते हैं, तो अब उनमें मायूसी नजर आ रही है, ना उम्मीदी नजर आ रही है, क्योंकि जो उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वज़ीर आज़म इमरान खान से, उनके विजन से, उनके फैसलों से, उनके बयानात से वाबस्ता थी, अब वो उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही हैं और अवाम गैर मुतमईन नजर आ रही है। अभी भी वक्त है, अगले इलेक्शन की तैयारियों में तो हुकूमत लगी है, लेकिन जितने भी इकदाम हैं वो इलेक्शन के हवाले से किए जा रहे हैं। अगर महंगाई पर काबू पाया जाए, आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर में जो मायूसी है वो बदल सकती है, मुतमईन की तरफ जा सकता है वोटर। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।